तो नेपाल का हम रुम्नीदेही की बात कर रहे थे। कहाँ पर है भाई ये रुम्नीदेही, उसका क्या नाम है, शिलालेख कहाँ पर है छोटा वाला? नेपाल में, है ना। बात किए थे नेपाल में, नेपाल में है। तो यहाँ पर क्या है बताया था कि अर्थव्यवस्था की चर्चा, मैंने टैक्स की चर्चा की है। क्यों कही थी मैंने कि यहाँ पर जो है क्या नाम है, अशोक भाई साहब थे, वो यहाँ पर गए थे नेपाल में। और लुम्बिनी में क्या था कि गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ तो कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। तो इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया तो क्या कर दिया उन्होंने, टैक्स को कम कर दिया था। टैक्स को क्या किया था, वहाँ की जनता के लिए कम कर दिया था टैक्स को। इस वजह से क्या कह सकते हैं, रुम्नीदेही अभिलेख हमारा वहाँ का फेमस है। और एक कारण और, क्योंकि ये छोटे में भी सबसे छोटा है। मतलब अगर प्रश्न आएगा कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख था या इंस्क्रिप्शन था जो सबसे छोटा था, उसका नाम है रुम्नीदेही अभिलेख। ठीक है ना। कहाँ पर है, नेपाल में। क्लियर, याद रखिएगा। दो बता चुका था, मेरठ और टोपरा, है ना, जिसको उठा के कौन लिया आया था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। क्लियर। कौशाम्बी की बात कर रहे थे, तो कौशाम्बी के अभिलेख को हमने कहा था रानी का अभिलेख भी कहते हैं, है ना। इसे इलाहाबाद में लाया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर का शासनकाल था, जहांगीर द्वारा उठवा के लाया गया था यहाँ पर, ठीक है ना, इलाहाबाद में स्टैब्लिश कराया था। इसको क्या कहते हैं, रानी कारूबाकी से संबंधित है। क्यों, क्योंकि रानी कारूबाकी ने दान वगैरह किए थे, इस वजह से संबंधित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं। क्लियर। और कहा था कि 3 अभिलेख जो हैं वो कहाँ पर हैं, एक ही जगह बिहार में है, वो है चंपारण में सिचुएटेड है। कौन कौन से, मेरे साथ रिपीट करना, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, तीनों एक ही जगह सिचुएटेड है। कहाँ पर, बिहार के चंपारण में। कहाँ पर, के चंपारण में, है ना, बिहार के चंपारण में मौजूद है ना। ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। कहाँ का है भाई, बिहार में चंपारण में है। कौन से, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। ओके, अब दिख रहा होगा, यहाँ आ जाओ, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ आ जाओ, है ना, लोरिया नंदनगढ़। ठीक है ना। लोरिया नंदनगढ़ का क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर मोर का चित्र अंकित है। इसे मोर का चित्र, ये पूछा जाता है कि अशोक के ऐसे कौन से शिलालेख में मोर का चित्र बना हुआ है, वो है लोरिया नंदनगढ़। और ये कहाँ पर है, बिहार के चंपारण में। सीबीएसई वाला पिकॉक बोलते हैं, हम हिंदी वाले मोर बोलते हैं, है ना। ठीक है, बात एक ही होती है। कौन सा हो जाएगा, मोर का चित्र अंकित है। ठीक है, रिपीट करें, छोटे अभिलेख कितने हैं, 7, है ना। पहला कहाँ पर, रुम्नीदेही, नेपाल, है ना। अर्थव्यवस्था की चर्चा, मैंने टैक्स को कम किया था, सबसे छोटा अभिलेख। दूसरा टोपरा, तीसरा मेरठ का। टोपरा था हरियाणा में अच्छा खासा बैठा हुआ था, मेरठ का यूपी में, है ना। कौन उठा के ले आया, फिरोज शाह तुगलक। कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। कौशाम्बी 4th नंबर का, कौशाम्बी, इसको क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं। क्यों, क्योंकि रानी कारूबाकी की चर्चा, उसने दान वगैरह किए थे, इसलिए उसकी चर्चा है। इसमें बताया गया कि भाई दान वगैरह की चर्चा की गई है। इलाहाबाद में कौन लेके आया इसको, अकबर के शासनकाल में लेके आया था, जहांगीर द्वारा लेके आ गया। ठीक है ना। अगला रामपुरवा, लोरिया अरेराज और नंदनगढ़, है ना। तीनों कहाँ पर हैं, तीनों कहाँ पर है भाई, बिहार के कहाँ पर, चंपारण में है। ठीक है, किसमें मोर का चित्र अंकित है, लोरिया नंदनगढ़ में। कहाँ पर है, मोर का चित्र अंकित है। क्लियर हो गया। अगला एक और अभिलेख हमने देखा था कि 4 उसकी लिपि थी। कौन कौन सी थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। मैंने कहा था ब्राह्मी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, भारत में जो भी अभिलेख ज़्यादा मिल रहे हैं वो ब्राह्मी लिपि के ज़्यादा मिल रहे हैं। खरोष्टी के पाकिस्तान में, है ना। इस प्रकार से हमने देखे थे। तो ग्रीक और अरमाइक की बात कर रहे हैं, तो ग्रीक एशिया माइनर और अरमाइक जो है आपके अफगानिस्तान में। तो ऐसा कौन सा ऐसा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में मिल रहा है ना। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में, शिलालेख है जो 2 भाषाओं में मिल रहा है, उसका नाम है सर-ए-कुना। उसका नाम क्या है, सर-ए-कुना अभिलेख जो है 2 भाषाओं में आपको मिल रहा है। क्लियर, 2 भाषाओं में मिल रहा है। कहाँ पर है ये भाई, कांधार, अफगानिस्तान। उसको गोली मारो, आप ध्यान रखना, इसको हटाओ, इसको याद कर लो, अफगानिस्तान में। क्लियर। आपसे पूछा हुआ है कि द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, तो सर-ए-कुना। द्विभाषी मतलब 2 भाषाओं में, बायलैंग्वेज में बना हुआ है। कौन सा अभिलेख लिखा हुआ है, सर-ए-कुना। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। हो गया याद, क्लियर हो गया। बढ़ूं आगे, ठीक, क्या आएगा यहाँ से, इसको कट करना पड़ेगा ना। अशोक के 14 शिलालेख देखो अलग अलग जगहों से।
7 छोटे वाले देखे थे, कौन कौन से देखे, रिपीट करूं, रुन्नीदेही, मेरठ, टोपरा, कौशाम्बी और रामपुरवा, लोरिया रेराज और लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ में क्या था, मोर का चित्र था। रानी का विलेख, कौशाम्बी, इसको प्रयाग वाला भी कहते हैं, इसको इलाहाबाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अकबर इलाहाबाद ले आया था, ठीक है ना। और मेरठ टोपरा को कौन लेके आया था दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। सबसे छोटा वाला रुन्नीदेही अभिलेख, ये छोटे हो गए खत्म, 7 हो गए। अब देखते हैं बड़े वाले, 8 जगहों से मिले भाई, 8 अलग अलग जगहों से मिले 14 अभिलेख, ठीक है ना। 8 जगहों से 14 अभिलेख मिले, कौन कौन से। पहले अगर देखना चाहो तो अभिलेख शिलालेख देखें आपने कैसे होते हैं, देखें। अरे देखो शिलालेख दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये बराबर की पहाड़ी की गुफा, ये है शिलालेख। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लिखे हुए इनने, ये ऐसे लिखते थे, उसमें लिख के गुदवा देते थे ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, पेन कागज तो थे नहीं, है ना, कि पेन ड्राइव थी अशोक के पास में, पेन ड्राइव थोड़ी थी, ठीक है ना। तो क्या करे भाई, ऐसे अभिलेख इसमें वगैरह में लिख के छुपवा देते थे। हमने आपको बताया था कि भाई बराबर की पहाड़ियों में गुफा अभिलेख थे, 4 कर चौपाल, सुदामा और विष्णु झोपड़ी अशोक ने दान की थी। तो ये रही बराबर की गुफा में, देखो इस प्रकार की जो है इनको रहने के लिए, आज भी संप्रदायों को रहने के लिए जगह दे दी वगैरह दे दी थी, दान कर दी थी, उनके लिए बनाई थी, कर चौपाल, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। तो ये बराबर की पहाड़ी में गुफा बनाई गई है। ये कहाँ पर है, बिहार में, गया के पास में स्थित है, ठीक है ना। देख लिया डायग्राम, थोड़ा रोकेट कर पाओगे। ये आपका शिलालेख है, इस प्रकार से देखो, ये दिख रहा ना आपको, ये सब, सॉरी, हाँ क्या भाषा नहीं, लिपि है ये। हाँ, लिपि में अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया ना, ब्राह्मी लिपि है, तो भारत में जो ज़्यादा मिल रहे हैं ब्राह्मी लिपि में, है ना। आपके जो खरोष्टी मिल रहे हैं पाकिस्तान में, उस टाइप के ज़्यादा मिल रहे हैं। तो भाषा अलग अलग है, तो जो उस भाषा का जानकार होगा उस भाषा को उसको पढ़ पा रहा था, है ना। क्लियर। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये अशोक के शिलालेख, ठीक है। वापिस आए, ठीक है। देखिए अशोक का पहला बड़े अभिलेखों में जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करते चलेंगे तो हो जाएगा याद, बड़ी चीज़ नहीं है। 7 तो याद हो गए ना, ये भी हो जाएंगे। कैसे, पहले बड़े शिलालेख में भाई अशोक ने क्या कहा था, कलिंग युद्ध के बाद क्या कहा था, मैं शस्त्रों को त्याग दूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा भाई, है ना, मारा काटी नहीं बचाऊंगा, मारा काटी नहीं बचाऊंगा, तो भाई मैं अहिंसा पे काम चलूंगा। अहिंसा का क्या मतलब होता है, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, कि मारो काटो, बिना मारना नहीं है भाई किसी को, है ना। तो मारना नहीं है, तो अहिंसा की बात की है। और पशु बलि, पशु बलि की आधा लिखा हुआ है, पशु बलि की निंदा की है, पशु बलि को प्रमोट नहीं किया उसने, पशु बलि की निंदा की, ठीक है ना, पशु बलि की निंदा की है। क्योंकि भाई पशु बलि को रोग निंदा कर रहा है, क्यों, पशु बलि क्या बताओ, बिना पशु बलि क्या हिंसा के बिना हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो ये किस बात की प्रमोट कर रहा है, अहिंसा को प्रमोट कर रहा है। तो क्या कहेगा, पशु बलि नहीं होनी चाहिए, पशु बलि की निंदा कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है। दूसरे अभिलेख में बोल रहा है चिकित्सा, चिकित्सा अभी तक मानव की चली आ रही थी, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज जो चली आ रही थी, चिकित्सा करो भाई, लोगों के इलाज करो, तो इंसानों का चला आ रहा था। लेकिन अशोक इतना ज़्यादा अहिंसा में आ गए थे कि कलिंग युद्ध से इनको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था कि मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो उन्होंने कहा था नहीं भाई, इंसान के साथ साथ पशुओं को भी आप प्रोटेक्शन दो, उनके भी लिए भी क्या करो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करो। तो पहले अभिलेख में क्या बोल रहा है, पहले पशु बलि की निंदा कर रहा है, पशु बलि नहीं करोगे, है ना। दूसरे बारे में क्या बोल रहा है, रिलेट कर पाते याद करने के हिसाब से, कि भाई पहले निंदा कर रहा, दूसरे बारे में जो लोग आपने कुछ कर दिए हैं उनको नुकसान पहुंचा दिए, उनकी व्यवस्था कर दो, चिकित्सा की व्यवस्था कर दो, है ना। तो पहले वाले में पशु बलि की निंदा, पहले बड़े शिलालेख में पशु बलि की निंदा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि चिकित्सा की व्यवस्था करो, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए, दोनों के हॉस्पिटल्स खुलवा दो एक प्रकार से, है ना। होते ना आज भी, वेटनरी नहीं होते हमारे यहाँ भी, वेटनरी वाले में इंसान जाते कि नहीं जाते, नहीं जाते, नहीं जाते, इंसान के अलग होते हैं, ठीक है। वो 4 जो राज्य हैं, 4 दक्षिण भारत के 4 राज्यों की चर्चा की है उसने आपके सेकंड शिलालेख में, सेकंड मेजर वाले शिलालेख में दक्षिण भारत के 4 राज्य की बात की है। आपको ये आगे पढ़ने को मिलेगा, चोल राज्य, पांड्य, सतीपुत्र, चेर, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, चोल, चेर, पांड्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। साउथ इंडिया जब आप आगे बढ़ते जाएंगे इन हिस्ट्री में तो आगे मिलता जाएगा। तो कौन कौन से 4 राज्यों की चर्चा की है भाई उसने, कौन कौन से, चोल, चेर, पांड्य और सती पुत्र की चर्चा की है। क्लियर, सती पुत्र की चर्चा की है। और एक जो है ताम्रपर्णी, वो है मतलब
श्रीलंका वाले की चर्चा की, फॉरेन की, ठीक है ना। तो 4 आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि 4 जो है दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्य की चर्चा कौन से बृहद शिलालेख में अशोक ने की है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से वाले में? दूसरे वाले में। अशोक ने पशु बलि की निंदा कौन से वाले शिलालेख में की है? पहले वाले में। अशोक ने पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था किसमें की है? दूसरे वाले में। हो गया याद? अब भाई ये कर तो रहा है व्यवस्था, अब ये बहुत सारी कुछ चीजें जो हैं ये कहेगा कि अधिकारी अपॉइंट करेगा। अधिकारी भाई काम करने के ऐसे थोड़ी अशोक जगह जगह जाके थोड़ी पूछेगा कि हुआ कि देखेगा तो नहीं। अभी भी होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या कोई भी हमारे जो भी मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी हैं या पूरी सरकार है, तो भाई कोई एक बंदा काम कर सकता है क्या? नहीं। उसके लिए अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं ना कि भाई तुमको ये काम संभालना, तुमको ये काम संभालना, तुमको ये काम संभालना। तो वैसे ही क्या करेगा, 3 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा यहाँ पे की है, वो है युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक। तीनों की बात करेगा तो प्रादेशिक महत्वपूर्ण होता है, इसकी बात कर रहा है। तो युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक की बात कर रहा है, 3 अधिकारियों की चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि बेटा तुम लोग जाओगे, पूरे इसमें घूमोगे, पूरे स्टेट में घूमना है और मेरे को हर 5 साल में मेरे को रिपोर्ट सबमिट करोगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्या किया, क्या नहीं किया है। भाई मैंने मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा के खुलवाए हैं ना, याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले सेकंड वाले में क्या पशु चिकित्सा की बात कर रही है, तो भाई अधिकारी नियुक्त कर रहा है कि भाई तुम जाओ पता करो 5 साल में रिपोर्ट दो कि सही तरीके से पूरे स्टेट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर 5 साल में किसको रिपोर्ट सबमिट करनी है? इसको अशोक को सबमिट करनी है, सम्राट को सबमिट करनी है। तो कौन कौन से 3 अधिकारियों की चर्चा की हुई है इसने? युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक। 3 युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक 3 अधिकारियों की चर्चा की है। 3 अधिकारियों को कितने साल में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है? हर 5 वर्ष में। 5 वर्ष हमारी गवर्नमेंट भी तो होती ना, चेंज होती ना लोकसभा विधानसभा की। हालांकि वो सामान्यता वाली बात है, पहले भी जा सकती है, लेकिन सामान्यता 5 साल में चेंज होती है। एमपी में इलेक्शन कब है? एमपी में इलेक्शन कब है? 2000 एमपी में 24 में पक्का कि नेक्स्ट ईयर है? नेक्स्ट ईयर है कि 2024 में? तो लोकसभा के इलेक्शन है। अभी किसके इलेक्शन चल रहे हैं? हो गए। रिजल्ट किसका आने वाला है आज? यूपी का आने वाला ना, यूपी का इलेक्शन आ जाइए, यूपी का रिजल्ट आने वाला है आज, ठीक है। यूपी का आज रिजल्ट आने वाला है। तो यूपी में भी 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो शायद हो सकता है बीजेपी सरकार जो भी आए। तो 5 साल में हमारे यहाँ भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो वैसे इससे याद कर सकते हो कि हर 5 साल में भाई दौरा करने को कहा है, रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। किसको? अशोक को, ठीक है। अब अशोक अभी तक तो भाई कलिंग युद्ध में बहुत तबाही मचा रहा, धूम मचा रहा था, खूब भयंकर लड़ाई वड़ाई करना है, मारना काटना है, खूब कर रहा है। तो अशोक अब अभिलेख में अभी मैंने क्या बोला, ऊपर वाले में क्या बोला? अहिंसा। अहिंसा की बात कर। अहिंसा का मतलब क्या होता है? शांति प्रिय, मारा कुटी नहीं, है ना। गांधी जी काय पे चलते थे? अहिंसा पे चलते थे। कट्टरपंथी नहीं करना, मतलब अहिंसा पे बिलीव करना, नॉन वॉयलेंस की बात है भाई, है ना। लगेरो मुन्ना भाई देखी ना, लगेरो मुन्ना भाई में ये था गांधीवादी विचारधारा बताई हुई है ना। कोई एक गाल आगे करे, दूसरा गाल आगे करना, ये वाली बात है ना। दूसरा गाल तो मार दे तो फिर निकाह गांधी जी ने क्या करना है ना। फिर देख लो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है, हमें शांतिपूर्वक ही काम करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। तो भाई भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। भैरी घोष का मतलब है आपका कि फाइट नहीं करना है। क्या अभी तक उसने फाइट की पॉलिसी अपना रहा था, लड़ाई झगड़े कर रहा था। कलिंग वॉर कितना खतरनाक था, मैंने बताया था कि उसमें पूरे उसने खत्म कर दिया, लगभग मार दे, खूब भयंकर नरसंहार मचाया था। तो उसने कहा था भैरी घोष का मतलब होता है फाइट्स वगैरह। तो फाइट के साथ पे धम्म घोष। धम्म घोष मतलब आप क्या करो कि भाई लोगों को जाके नैतिक विचार बताओ। धम्म घोष में मतलब ये नहीं कि धर्म को प्रमोट, धम्म घोष मतलब होता है कि नैतिक बातों को बताना है लोगों की, भाई मॉरलिटी बताना है। इन द सेंस मतलब अच्छी बात है, भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छे से रहो, बढ़िया तरीके से रहो, है ना। आपको समन्वय बना के रखना है आपस में, ये वाली बातें हैं। तो भैरी घोष की जगह धम्म घोष की बात जो की है, मतलब फाइट के स्थान पे नैतिकता की बात की है, अच्छे विचारों की, अच्छे तरीके से पीसफुली रहो, इसकी बात की है, समन्वय बना के रखो। ये कौन से इसमें कही है? ये कही है 4th शिलालेख में। क्लियर? भैरी घोष समझ में आ गया? फाइट वाइट की जगह अब क्या करना है ना, नैतिक विचार पे ध्यान रखना है। क्लियर? ये हो गया आपका, ठीक है। 5वां वाला, अब भाई कर तो रहा है ना, धम्म घोष की चर्चा कर रहा है। धम्म घोष करना है मतलब लोगों को नैतिक विचार करना, नैतिक विचार फैलाओ लोगों में। अब नैतिक विचार फैलाने के लिए किसी को तो अपॉइंट करेगा ना कि तुम भाई बताओ जा कि हो रहा कि नहीं हो रहा, सब लोगों को बताना है, कि उसका लीडर तैयार करेगा, कोई भी एक अधिकारी नियुक्त करेगा। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति करेगा। देखो यहाँ से आ जाएगा, धम्म घोष की चर्चा की तो धम्म घोष महामात्र की नियुक्ति करेगा। क्लियर? अब जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है
तो फिर एग्ज़ाम होता है ना, उसका फिर अपॉइंटमेंट होता है आप लोगों का, एक दिन का सिलेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही आप कर सकते हो क्या कि धम्म घोष के बाद में, धम्म घोष की चर्चा के बाद में क्या हो रहा है, बाद में धम्म घोष की घोषणा कर रहा है, उसका धम्म महामात्र की नियुक्ति कर रहा है। महामात्र मतलब एक प्रकार का कोई एक ऐसा मंत्री है या कोई अधिकारी है, वो क्या कर रहे हैं, जाके बता रहे हैं लोगों को जा जाके कि भाई अच्छे से काम करो, ये करो, बता रहे हैं कि भाई नैतिक विचार ऐसे होते हैं। अभी तक सभी वहाँ पे समाज में वैसी चीज़ें नहीं चल रही थी, लड़ाई वगैरह की बात चल रही थी या कुछ जो अशोक ने फैला के रखा है पूरा रखा था। तो ये अब इसने इसकी नियुक्ति भी कर रहा है कि भाई लोगों को जा के बताओ कि नैतिक विचार क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति। तो फिर से देखें, पहला वाला क्या बोल रहा है, अहिंसा, पशु बलि की निंदा करा, पशु बलि नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, चिकित्सा किसकी, पशुओं की। दक्षिण भारत के कितने राज्यों की चर्चा, 4 राज्यों की चर्चा। कौन से शिलालेख में, सेकंड वाले में। तीसरे शिलालेख में क्या बोल रहा है, 3 अधिकारी, कौन से, युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक। कितने साल दौरा करने का बोला, हर 5 साल में दौरा करके रिपोर्ट सबमिट करो। किसको रिपोर्ट सबमिट करना है, अशोक को करना है, ठीक है। भैरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब फाइट की जगह पे नैतिक विचारों की बात करना है, तो कौन से अभिलेख में कही है, 4थे बृहद शिलालेख में कही है, ठीक है। 5वें वाले में क्या कही है, धम्म महामात्र की नियुक्ति की है। क्लियर। चलिए छठा वाला कह रहा है जन कल्याण की बात करो और आम जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। ये भी ध्यान रखना, आम जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। मतलब राजा से पहले नहीं कहता था कि शहंशाह है भाई, ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको, खाना फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, नहीं मिलोगे तुम, ऐसा था ना, शाही दरबार में आएंगे, ऐसा कुछ था, स्वैग चलता था राजा का। बट यहाँ पे क्या है, आम जनता के लिए क्या बोल दिया, क्योंकि इस वाले में साथ साथ ये भी बोला था उसने कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इस वाले में लिखा नहीं है, लेकिन ये बात भी बोली थी कि आम सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसी कुछ बात भी इसका मानना था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो बच्चों को कभी माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती क्या, कभी मिल सकते हैं। तो वैसे ये बोल रहा है कि भाई आम जनता जो है यहाँ की मेरी प्रजा है, और जो अधिकारी वगैरह भी हैं, वो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, चाहे राजा शयन कर रहा हो, चाहे बाग में घूम रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, बस खाना खाने तक, बाकी दूसरे काम नहीं। और राजा से मिल सकता है ना, कभी भी मिल सकता है राजा से। क्लियर। तो कभी भी किसी भी समय राजा से मिल सकता है। ये एक वैसी बात आ गई ना भाई, राजा अपने आप में घमंड नहीं दिखा रहा कि मैं राजा हूँ, है ना। अशोक अपने आप में घमंड नहीं दिखा रहा, इसी कारण इसको महान कह रहे हैं कि राज इसने कुछ ऐसे वर्क कर रहा है कि भाई चीज़ें फैला रहा है, बता रहा है, तो इसलिए इसको महान कह रहे हैं। क्लियर। अगला, और महान कहने का एक और पर्पज भी था कि उसने अशोक में वो काबिलियत थी कि वो पूरे अखंड भारत को पूरा एक राज अपना बना सकता था। क्लियर। तो यहाँ पर बात करी जन कल्याण की बात, सहिष्णुता। अब देखो यहाँ पे बोल रहा राजा की बात कर रहा है, जन कल्याण करना है, सहिष्णुता तथा आपस में समन्वय बना रखें। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस करना, भाई टॉलरेट करना, किसी चीज को टॉलरेट करना, हाँ, एक दूसरे को मान करना। भारत एक टॉलरेंट कंट्री है ना, हमारा भारत किस है, टॉलरेंट कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलते हैं, कई बोली बोलते हैं। एक ही शहर में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखने को मिलते हैं, है ना। बाकी अदर कंट्री में देखो ना, कहीं जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग एक ही प्रकार का कैनेडियन मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, टॉलरेंट है। और यहीं हमारे बाजू का देश पाकिस्तान, है ना, कैसा है वो, टॉलरेंट नहीं है ना। देखा ना अभी वो क्या कर रहा था, वो हमारे जो भगवान जी उनकी क्या कर रहा था, मूर्ति वगैरह तोड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, उनके यहाँ जो लोग कर रहे थे। हाँ, बांग्लादेश में भी हो रहा है ना, लेकिन भारत में कभी देखा है ऐसा? भारत में नहीं होता। भारत में जनरली सभी लोग मिलके काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। वो बात अलग है कि वो कुछ अलग में वर्ग की बात करूं, लेकिन सभी लोग, कोई लड़ना नहीं चाहता भारत में, सब पीसफुली रहना चाहते हैं। आप लड़ना चाहोगे किसी से? क्यों लड़ना चाहोगे बिना वजह? भाई तुम्हारा काम भी, क्योंकि एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या हैं, मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे को बोलते तो सुनते भी हैं। ये सब क्या बात है, ये क्या बोलेंगे, टॉलरेंट कंट्री। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा लगा हो सकता है कि नींद भी आ रही हो, फिर भी मेरे को टॉलरेट कर रहे हैं, अरे नहीं यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा वैसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन है ना, जनरली कोई भी ऐसा चीज़ें हैं, टॉलरेंट कर रहे हैं, समझ सहन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलजुल के रहेंगे, उसको कहते हैं सहिष्णुता। तो इतनी सारी बातें मैं तुमको देखो इस शिलालेख में बोली ना, 7वें शिलालेख में कितनी देर तक मैं समझाया तुमको, आपस में समन्वय बना के रखना है। तो भाई लोगों को ये जो धर्म की बातें हैं ना, आपस में मिलजुल के रहना है, समन्वय बना के रखना है, लड़ाई झगड़े ऐसी नहीं करना है, सहिष्णु रखना है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से समझाना पड़ेगा ना, एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, सब चीज़ समझने का। तो अभिलेख क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया।
सातवां क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई समझा रहा है वो कि सहिष्णु रहो, सहिष्णु रहो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का, हमारे ब्राह्मणों का भी आदर होगा। मैं बौद्ध धर्म अपनाया तो क्या हुआ, मैं ब्राह्मणों का भी आदर करूंगा, मैं सभी धर्मों को सभी समान महत्व दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझा रहा है लोगों को भाई सहिष्णु रहो। कितना समझा रहा है, इन द सेंस ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। लोगों को समझने को तैयार नहीं था, इसलिए लोगों को समझाने के लिए उसको शिलालेख को बड़ा करना पड़ गया। जो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो गया, सातवां बृहद शिलालेख। सबसे छोटा कौन सा था, कौन सा था सबसे छोटा, कौन सा देखा, रुम्नी देई। कहां पर था, नेपाल में। काय की चर्चा, टैक्स की चर्चा, ठीक है, क्लियर। सातवां वाला सबसे बड़ा। धम्म यात्रा का उल्लेख भी कर रहा है भाई। अब आपस में समझ में बना लिया, धम्म यात्रा का उल्लेख करा। धम्म यात्रा मतलब ये जगह जगह जाएगा, जैसे मैंने आपको लिखाया था कि बोध गया था, रुम्नीदेई गया था, है ना, तो बोध गया वगैरह, ये धम्म यात्राओं का उल्लेख वगैरह कर रहा है कि धम्म यात्रा में जो हो रही है उसका उल्लेख कर रहा है। क्लियर, यहां तक हो गया क्लियर सबको। पहला वाला फिर से बोलूं, पहला वाला क्या है, अहिंसा और पशु बलि की निंदा। दूसरे वाले में चिकित्सा, और चार किसकी, चार राज्य, दक्षिण भारत के 4 राज्य की चर्चा, चोर चेर पांडे सती पुत्र की चर्चा, ठीक है। तीसरे वाले में 3 अधिकारी, कौन से, युक्तक, राज्यों को प्रादेशिक, कितने साल में रिपोर्ट, 5 साल में। चौथे वाले में वेरिकोस की जगह धम्मघोष, 5वें वाले में धम्म महामात्र की नियुक्ति, 6ठे वाले में क्या बोल रहा है, आम जनता कभी भी मिल सकती है ना, पब्लिक वेलफेयर की बात भी कर रहा है, कि जन कल्याण की बात भी कर रहा है ना, और आम जनता कभी मिल सकती है। आम जनता कभी मिल सकती है तो भाई क्या बोलेगा, सभी लोग कभी मिल रहे हैं, सहिष्णु होगा ना। आम जनता कभी भी मुझसे मिल सकती है, सहिष्णु की बात करेगा कि नहीं करेगा अगले वाले में। आपसे कोई कभी मिल रहा है तो मतलब आप टोलरेंट कर रहे हो ना, सामने कभी भी फोन लगा रहे, खाना खा रहे, एक गस्सा खाए, फोन लगा रही है, सर मैं आ रहा हूँ मिलने, फिर आ गए, फिर आ गए, थोड़ी देर बाद दिमाग खराब होने लगेगा, नहीं तुम टोलरेंट हो, गुस्सा नहीं करना, टोलरेंट वाले सब सहन करो, सहन करो। तो यहाँ पे भाई जब इसने मिलने की बात की, सेकंड वाले में सहिष्णुता की बात कर रहा है, सहिष्णुता की बात कर रहा है तो समझाना पड़ रहा है लोगों को, तो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और 8वें वाले में क्या कर रहा है, धम्म महामात्र की, सॉरी धम्म यात्रा की उल्लेख कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ से, चलिए। नोवा वाला देखो, नोवा वाला आप लोग अपने उस पर मत लेके जाना। मैं किसी को वो नहीं कहना चाह रहा कि किसी के धर्म का या वो करना चाह रहा। देखो जनरली हमारे यहाँ ये बताओ, नवरात्रि को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि दशहरे को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सॉरी नवमी विजयदशमी को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, या नवरात्रि का लास्ट जो नवमी वाला दिन होता है उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं? कौन को करते, सबसे ज़्यादा दोनों में कंपैरेटिवली बोलूँ, नवमी को करते हैं, दशहरे को करते, दशहरे को करते हैं यार, दशहरे की छुट्टी देती देख के नहीं, लेकिन सेलिब्रेट तो करते हैं, अच्छे से करते, बड़ा माना जाता है दशहरा। अच्छा छोड़ो, वो छोड़ दो, वो नहीं करना चाहिए, दोनों अपने आप में सब सेम ही है। नौवा बड़ा होता है कि 10वां बड़ा होता है? नौवा बड़ा होता है कि 10वां बड़ा होता है? 9 बड़ा 10 बड़ा होता है ना, 10 बड़ा होता है। नौवीं दशहरा सब त्यौहार तो सब अपने आप में बेस्ट होते हैं, सारे त्यौहार अपने आप में बेस्ट, चाहे कोई भी धर्म के हों, सब अपने आप में बेस्ट होते हैं। तो 9वें में क्या बोल रहा है भाई, नौवा छोटा है ना, तो कह रहा है कि छोटे त्यौहार पर हम क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दें। भाई तुम छोटे हो, छोटे त्यौहार पे बैन लगा दे। याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि छोटे त्यौहार पे क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। जो छोटे हैं, फिजूल खर्ची जिस पे ज़्यादा हो रहे हैं उस पर क्या कर रहा है, वो प्रतिबंध लगा रहा है ना, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, धम्म समारोह चर्चा कर रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, बड़ा उसके लिए क्या है, धम्म अपने आप में उसके लिए बड़ा है, क्योंकि वो हर चीज़ में क्या कर रहा है, नैतिक चीज़ों की बात कर रहा है, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, धम्म जो है उसका महत्व बता रहा है। तो भाई 9वां छोटा होगा, 10वां बड़ा होगा, तो 9वें में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, छोटे त्यौहार को क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे याद कर लोगे, 9 छोटा है इसलिए छोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिए, 10 बड़ा है इसलिए धम्म, उसके लिए धम्म का महत्व ज़्यादा बड़ा हो गया उसके, तो धम्म के महत्व की चर्चा कर रहा है। क्लियर। 11वां, अभी इसने क्या बोला था 7वें वाले में, सहिष्णुता बनाए रखना है ना, सहिष्णुता रखना है, आम जनता कभी मिल सकती है, सहिष्णुता। तो ब्राह्मणों को ना सताओ, ब्राह्मणों को ना सताओ भाई, ब्राह्मणों को ना सताया जाए। क्यों? क्योंकि वे बौद्ध धर्म वाले हैं, तो तुम ब्राह्मणों को सता रहे पर चला। तो अभी क्यों क्या कहा था 7वें में, सहिष्णु रहना है आपको, इसलिए ब्राह्मणों को ना सताएं, ठीक है ना। अब स्त्री महामात्र की नियुक्ति कर रहा है, भेदभाव कर रहा है क्या कहीं से कहीं तक? नहीं कर रहा है। स्त्रियों को भी महामात्र बना रहा है, मतलब महामात्र एक प्रकार का एक अधिकारी मंत्री की बात कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है, स्त्रियों को भी दर्जा दे रहा है कि आप भी आइए और पार्टिसिपेट करिए। तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति कर रहा है, या चर्चा कर रहा है कि स्त्री महामात्र की चर्चा करिए इसने 12वें वाले में। 13वें वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा IMP यही है 13वां, कई बार पूछा है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है,
कलिंग वॉर की चर्चा अशोक के कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कलिंग वॉर की चर्चा कौन से शिलालेख में? 13वें में। 12वें में क्या है? स्त्री महामात की चर्चा है। 9वें वाले में क्या है? छोटा है तो किस चीज को बंद करेगा? छोटे त्योहार को। धम्म उसके लिए अपने आप में बड़ा है, तो 10वां क्या हो जाएगा? धम्म, है ना। और 11वें वाले में ब्राह्मणों को नाश होता है। ब्राह्मणों को पहले 11 रुपए दान दिए जाते ना, 11 रुपए पहले, जो पहले के जमाने में दान कर रहे थे, दान करते 11 101 नेक ये होता ना, किसी को दक्षिणा देते हैं तो 11 के हिसाब से कर लेना, ब्राह्मण याद हो जाएगा आपको, है ना। ब्राह्मणों को ना सताएं। क्लियर? धम्म नीति का महत्व बता रहा है। ठीक है, 13वां हो गया। 4th वाले में कह रहा है कि आम जनता, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। और कुछ बातें एक भी कही हैं कि देखो 13 जिनने लिखे ना इस अभिलेख, मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ बोल दिए, हमने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए थे, लेकिन लिखने वाले की गलती, उसने कुछ छोड़ दिया हो तो भाई 14 वाले में ध्यान रखना, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। जनरली देखो आपको सारे शिलालेख में, आपके 14 शिलालेख में आपको एक चीज कॉमन मिली होगी, कहीं पर भी वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है। किसी धर्म को प्रमोट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वो सारी बातें कैसी कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई आपको नैतिकता बना के रखनी है, अच्छा आचरण करके रखना है, सहिष्णु रहना है आपको, सारी बातें यही कर रहा है। तो अशोक के धम्म की बात आती है तो ये मत सोचना कि अशोक ने कोई नया धर्म बना दिया होता, कोई नया धर्म नहीं बनाया था, है ना। वो सिर्फ नैतिक बातों को फैलाना चाह रहा था। क्लियर जी? धम्म मतलब होता है जनरली नैतिक, मोरलिटी, वैल्यूज, इनको बता रहा है कि अच्छे से रहो, वो करो। कोई नया धर्म नहीं बना रहा है वो, कोई नया धर्म, कोई धर्म की चर्चा नहीं कर रहा है। वो कह रहा है लोगों का अच्छा आचरण होना चाहिए, सत्संगति में रहो, अच्छे से रहो, बढ़िया सामान में बना के रखो, सारी बात में ही है। किसी में देखा उसने कहीं पर कहा हो कि बौद्ध धर्म का प्रेरित प्रचार प्रसार कर रहा हो? नहीं कहा ना। हालांकि बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सभी धर्मों के साथ क्या है? टॉलरेंट की पॉलिसी अपना रहा है। तो भाई सभी धर्मों को क्या करेगा? समान महत्व देगा। जिसका पता कैसे चल रहा है? 11वें वाले से कह रहा है ब्राह्मणों को ना सताएं, सीधी बात कह रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर याद हो गया? ठीक है। पहले वाले में क्या कहा? पशु बलि की निंदा। दूसरे वाले में पशु चिकित्सा। और 4 दक्षिण भारत के राज, चोर चेर पांडे सती पुत्र। तीसरे में 3, देखो 3 से 3 याद हो जाएंगे। तीसरे वाले में 3 अधिकारी, तीसरे वाले में 3 अधिकारी की चर्चा, तो वो याद हो जाएगा, है ना। युक्त युग प्रादेशिक, 5 वर्ष में रिपोर्ट सबमिट करने को कह दिया। 4th वाले में भैरी घोष से धम्म घोष। 5वें वाले में जब ये घोषणा की तो कोई अधिकारी की नियुक्ति करेगा? धम्म महामाते की नियुक्ति करी। 6ठे वाले में क्या किया था उसने? जन कल्याण और आम जनता कभी भी मुझसे मिल सकती है। अब जन कल्याण आम जनता मुझसे कभी मिल सकती है, सहिष्णु हो जाएगा। अगले वाले में टॉलरेंट हो जाएगा। तो टॉलरेंट हो गया किसमें? 7वें वाले में टॉलरेंस ही बता रहा है ना, टॉलरेंस बता रहा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। समय में समन्वय बनाने की बात कर रहा है। 8वें वाले में क्या? धम्म यात्रा का उल्लेख। 9वें वाले में क्या कर रहा है? छोटा है, 9वां छोटा होता है तो क्या हो जाएगा? प्रतिबंध, छोटे त्योहार है वो प्रतिबंध। 10वें वाले में धम्म का महत्व बता रहा है, अपने आप में धम्म फैला रहा है ना, तो उसको ज्यादा उसके लिए बड़ा हो गया तो उसको महत्व बता रहा है। 11वें वाले में ब्राह्मणों को मत सताओ भाई। और 12वें वाले में क्या कर रहा है? स्त्रियों की महामाती की चर्चा कर रहा है। और 13वें वाले में क्या कर रहा है? कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। क्लियर? और आठविक जातियों को चेतावनी दे रहा। आठविक जनजाति जो थी ना जनरली वो वनों में रहती थी, वनों में वगैरह में रह रहे हैं, तो वो कह रहा है देखो मैंने शस्त्र त्यागा है। ये भी ध्यान रखना, अशोक ने बोला है मैं शस्त्र त्याग रहा हूं। क्या बोला है? मैं शस्त्र को त्याग रहा हूं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन इसका यह मतलब मत समझना कि मैंने अपनी मिलिट्री डिसॉल्व कर दी हो, मैंने अपनी मिलिट्री खत्म कर दी, ऐसा नहीं है भाई। अभी भारत की पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है कि हम पर कोई अटैक नहीं करे, हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे आगे रह के, लेकिन हम पे कोई अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान बोलता रहता ना कि हम तुम्हें न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, तो हमने हमारे पास क्या रखे हैं भाई? दिवाली के लिए थोड़ी पटाखे हमारे कि पटाखे दिवाली के दिन चलाएंगे। तो हमारे अगर एक पे फोड़ेगा तो फिर तो सोचा नहीं जाएगा कितना जा रहा है। तो ये है कि अशोक का भी ये मानना है, मैं अब आगे रह के किसी पे अटैक नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कोई सताएगा तो मेरे लिए मेरी प्रजा को कोई सताएगा, कि प्रजा मेरी क्या है? संतान है। और अगर मेरे को कोई सताएगा, परेशान करेगा लोगों को, तो फिर उसको छोड़ूंगा भी नहीं। तो 8वीं जनजाति को चेतावनी भी दे रहा है कि सीधे से रहना बेटा, अगर पुराना अशोक बन गया ना तो फिर कलिंग का दवर हो जाएगा। तो 8वीं जनजातियों को चेतावनी भी दे रहा है। 8वीं जनजाति जनरली जंगल वगैरह में क्या करते हैं? लूटपाट में सारे कुछ कर रहे हैं। तो भाई सीधे से रहो, परेशान मत करो, तुम भी जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना मामला। तो 13वें वाले में 8वीं वालों को समझा भी रहा, मान जाओ, है ना। तो ध्यान, हाँ ये बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
शायरी किंग, चलो, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ भाई, अशोक का ध्यान रखना, अशोक ने शस्त्र छोड़े थे लेकिन मिलिट्री डिसॉल्व नहीं की थी। अपने सेना थोड़ी भाई, मान लो आप उसमें उसकी पूरे एम्पायर में कहीं पर चोरी हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, तो भाई उसकी सजा देने के लिए कुछ ना कुछ सैनिक वगैरह पकड़ने के लिए रखेगा ना। हमारी कंट्री भारत ना, हम लोग किसी पे अटैक नहीं करेंगे, नहीं करना हम पे कोई फिलहाल कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए तो रखा जाएगा ना। बॉर्डर पे हमारे जवान जो हैं उनको नियुक्त किया जाएगा, बाकायदा किया जाएगा, ताकि हम पे कोई अटैक ना करे। हम नहीं कर रहे, लेकिन कोई हम पे करे नहीं, उसके लिए तो हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी ना। और साथ ही साथ हमारी व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस वगैरह सब रखनी पड़ेगी। अगर नहीं करे तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई वहाँ पर भी पहले ऐसा तो नहीं कि क्राइम नहीं होते होंगे, लोगों टैक्स भी नहीं पे कर रहे, ये भी हो सकता था, लोगों मार रहे एक दूसरे को, ये भी तो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री को तो बना के रखना पड़ेगा, सैनिक वगैरह रखने पड़ेंगे। तो मिलिट्री को डिसॉल्व नहीं किया था, शस्त्र उसने छोड़ा था, ठीक है ना, क्लियर। तो हो गया आपके 13 वाले। अब इसके अदर रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। कुछ अन्य, हमने जैसे प्रशासन में देखा था कि भाई इसका तीसरा प्रशासन आएगा। देखो, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ मतलब टॉप रैंकिंग के, उच्च श्रेणी के टॉप रैंकिंग के अधिकारी को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। ऐसे 18 तीर्थ हुए। तीर्थ मतलब होता है जनरली, तीर्थ को यहाँ पे बोला है टॉप ऑफ द जो ऑफिसर्स हैं, मेन टॉप, ऊपर के जो मेन ऊपर के हैं, है ना, शीर्षस्थ उच्च वर्ग के अधिकारी। जैसे अभी यहाँ पे हमारे टॉप रैंकिंग के अधिकारियों में हम कहें IAS IPS IRS वगैरह जो होते हैं, ये है ना, IAS IPS IFS वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी यही माने जाते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर बोल रहा है, इसको भली थोड़ा अलग हो जाएगा वो, लेकिन शीर्षस्थ में बात करेंगे कि शीर्षस्थ मतलब टॉप रैंकिंग के, है ना। 18 तीर्थ हुए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लो आप, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी तो होते हैं, मैन होते हैं ना, मिनिस्टर्स मैन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर PM सेंटर में, फिर उसके आसपास कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर मेन होते हैं, मतलब मेन मिनिस्टर माने जाते हैं, क्लियर। चलिए, अब जिसे महामात्र भी कहते हैं, जिसे महामात्र भी कह रहे हैं, है ना, इनको महामात्र भी कह रहे हैं, जो तीर्थ अधिकारी टॉप के रैंकिंग के जो अधिकारी को महामात्र भी कह रहे हैं। लेकिन वर्ड है, हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं महामात्र कहते हैं। वर्ड का फर्क तो होगा ना, थोड़ी कि भाई वो अंग्रेजी पढ़ के गए हैं यहाँ से या हिंदी पढ़ के गए हैं, उनका लैंग्वेज अलग चल रही है उनकी, है ना। चलिए, अर्थशास्त्र में ध्यान रखना, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य। कौटिल्य का ओरिजिनल नाम क्या है, विष्णुगुप्त। किसके समय प्रधानमंत्री रहे थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार दोनों के समय प्रधानमंत्री रहे थे। अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है, राजनीति से। ये अर्थशास्त्र जिन्हें लिखी है विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य जी ने, और चाणक्य ने लिखी है। तो ये कहाँ के शिक्षक थे, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड पड़ती है, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ती है ना, उत्तर पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है ना। तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला, है ना। अभी फिलहाल रावलपिंडी में लोकेटेड है पाकिस्तान में, पूरी मतलब वो खंडर जैसी हो गई है पुरानी, ठीक है ना। चलिए, मतलब सबसे पुरानी थी वो, क्लियर। और चंद्रगुप्त भी इसमें वहाँ पे उसने शिक्षा लिया था, ठीक है ना। चलिए, प्रांतों के प्रशासक, प्रांत हमने देखे थे, नहीं देखे अभी, 5 प्रांत देखे थे ना, वो उत्तरापथ, कौशली, है ना, वो तोशली, वो सॉरी उत्तरापंथ, प्राची, दक्षिणापथ, उज्जैनी की देखी थी हमने, अवंती की उज्जैनी, 5 देखे थे, है ना। तो प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे, कुमार या आर्यपुत्र कहते थे, ठीक है। प्रांतों का विभाजन मतलब प्रांतों में भी विभाजन होता था, तो उसे कहते थे विषय। विषय में विभाजन, विषय के प्रमुख को विषयपति, मतलब हेड जो होता था उसका विषय, विषयपति। हमारे यहाँ जैसे जिले का प्रमुख कलेक्टर, है ना, कोई संभाल रहा है वैसे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बटे हुए। हमारे जैसे कैसा बटा होता है देश में, हमारे यहाँ कैसे बटे भाई, भारत एक देश है ना, भारत है। भारत के में बहुत सारे क्या हैं, राज्य हैं, है ना, राज्य है, राज्यों में बटा है भारत। राज्यों में मतलब बटा गया, राज्यों में से पूरा सब मिला के बहुत सारे राज्य हैं, उसमें भारत है, सेंटर है, ठीक है। इसमें क्या है, राज्यों के अंदर क्या होते हैं, जिले, जिले के ऊपर क्या होता है, संभाग, संभाग होते हैं हमारे, संभाग। और संभाग के फिर उसके नीचे क्या होते हैं, जिले। जिले के अंदर क्या होती है, क्या होती है, तहसील। तहसील, तहसील के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा भाई। एक पूरा मगध का कहें, पूरा एक एम्पायर, उसके जो प्रांत है, फिर उसके अंदर विषय हैं, विषय सबसे छोटा, फिर ग्राम आ जाता है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, ग्राम, ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, ग्राम, ध्यान रखना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम।
प्रांतों के प्रमुख को क्या कहते थे, हेड कौन करता था, उसे क्या कहते थे, प्रशासक। जो हेड करता था उसे कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे, ठीक है ना। और प्रांतों का विभाजन कैसा है, प्रांतों कई भागों में बटा, उसे किस भागों में कहेंगे, उसे कहते थे विषय में बटा हुआ है। प्रांत जो है कई विषय में बटा हुआ है, कौन सा प्रांत बटा है। वो विषय के प्रमुख को क्या कह दिया, विषय पति। वो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, मतलब सबसे छोटी लेवल कौन सी होगी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ग्राम, है ना। सबसे छोटी लेवल पे कौन सा जाएगा, ग्राम हो जाएगा। क्लियर। वो ग्राम का प्रमुख क्या हो जाएगा, ग्राम से बता रहा अपने आप, क्या हो जाऊंगा मैं, ग्रामिक, ठीक है। क्लियर। प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक को, प्रशासन और प्रशासकों, देखो ध्यान रखना, प्रशासन और प्रशासकों, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जैसे जिला, जिला क्या हो गया, प्रशासन हो गया। और प्रशासक कौन हो गया, जिला कलेक्टर। जो एक अधिकारी है वो प्रशासक हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पूरा जो पूरा सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, जिला टाइप का हो जाएगा। तो सबसे प्रशासकों की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रशासकों की बात कर रहा हूँ मतलब कोई व्यक्ति, प्रशासन की बात कर रहा हूँ मतलब सिस्टम की, है ना। तो प्रशासक बोल रहा हूँ मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा गोप, जो किसको संभालेगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम, है ना। तो ग्राम क्या करता था, 10 गाँव के, तकरीबन 10 गाँवों का एक मिला के एक गोप बनता था। मान लो जैसे ABCD से मिला के 10 गाँव ऐसे हो गए, 10 गाँव को कौन संभालता था, गोप, है ना। सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई, प्रशासन की, ग्राम, है ना। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, और इसके ऊपर जो 10 गाँवों को संभाल रहा बंदा कौन है, गोप कहलाता था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। क्या नहीं, तहसील नहीं, उनके लिए अलग इकाई चल रही ना। हमारे यहाँ जैसे अलग पहले के हिसाब से जो चलता था उस हिसाब से बोलेंगे ना, जो उनके नाम से बोलेंगे। इनके नाम इंपॉर्टेंट रहते। जैसे बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो क्या बोल रहे हैं, निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो रही है ना। हमारे यहाँ जनरली हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या बोलते हैं, नॉलेज मिल गया, है ना। इंग्लिश में घुस गए थोड़ा सा, नॉलेज मिल गया, है ना। वो थोड़ा गाँव के लैंग्वेज चले गए तो क्या बोलोगे, क्या मिल गया, विद्या मिल गई। हिंदी में चले गए, विद्या मिल गई, विद्या प्राप्ति हो गई। तो वहाँ पर क्या बोलते थे उनको, उनकी भाषा की लैंग्वेज में क्या बोला, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, है ना। हमारी हमने इंद्रियों पे विजय पा लिया तो इंद्रिय विजय कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। जैन भाषा में क्या बोला था, जिन, जिन कहा था ना, जिन, है ना। इंद्रियों को जीतने वाला जिन, और उन्हीं के अनुयायी क्या कहलाए, जैन। वैसे ही इनकी जो पर्टिकुलरली वर्ड है ना, उनको वही उसी नाम से आएगा। तो यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी का समझने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो है। लेकिन हम लोग अगर आएगा एग्जाम में तो हमको उसको वही बोलना है कि हमें ये जो प्रशासक में जो कहेंगे 10 गाँव को संभाल रहा है, वो क्या हो जाएगा, मेनली गोप कहलाएगा। क्लियर। समझने के हिसाब से कुछ भी समझ लो, ठीक है। चलिए, हो गया आपका। हाँ भैया, इस भाई हर जगह गुप्तचर भी तो रखेगा, हमारे नहीं गुप्तचर होते। गुप्तचर क्या होते, हाँ, जासूसी कर, गुप्तचर जो होते जासूसी करा, CID टाइप के, है ना। दया, दया दया के नाम, है ना। ये बहुत बढ़िया। वो ये जो है ना, ये वो करता है, क्या नाम था उसका, वो प्रमुख का, प्रद्युम्न, ऐसे भी प्रद्युम्न करते थे ये। दया तो दरवाजा तोड़ता था, दया दरवाजा तोड़ता था, ठीक है ना। तो लेकिन है तो CID वाले, गुप्तचरी वाले, ठीक है, गुप्तचरी भाई, है ना। तो गुप्तचर वाला विभाग भी होगा। CID वाले जो होते हैं ना, वो जनरली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना। वो अब थोड़ा गलत जा रहे हो। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प किसके, अमात्य के अधीन होता था, है ना। जो विभाग कहलाता था, मतलब जो गुप्तचरी विभाग है उसको क्या कहते थे, सीधी बात, महामात्य सर्प। सर्प ये मत लिखना ना, स्नैक, सर्प कहते थे, है ना। महामात्य सर्प कहते थे, विभाग को कहते थे, डिपार्टमेंट कहते थे। इसका डिपार्टमेंट हो गया महामात्य सर्प। गुप्तचर को कहते थे, जो गुप्तचर पर्टिकुलरली बंदा, जैसे मान लो ये गुप्तचर है मौर्य शासन में, है ना। भाई साहब क्या नाम था आपका, मनीष यादव। मनीष यादव गुप्तचर हैं। तो गुप्तचर इनका नाम जो होगा ना, उस समय मनीष यादव खुद का नाम है, लेकिन अगर पोस्ट के नाम के कड़े बोलेंगे तो गुण पुरुष, गुण पुरुष कहेंगे, है ना। पोस्ट का नाम क्या हो गया, गुप्तचर जो बंदा है, खुद का एक बंदा है, जो बंदा है खुद ही, उसको क्या बोले, गुण पुरुष है भाई, ये गुण पुरुष बन गया, है ना। अब जैसे आप SI बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, नाम तो आपका जो भी हो, है ना, आपका XYZ जो भी नाम हो, लेकिन आप SI बन गए तो आपको क्या बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर हो गए आप, है ना। वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, गुप्तचर को क्या कहते थे, गुण पुरुष कहते थे। अब 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक तो वहीं रह के गुप्तचरी कर रहे हैं, है ना। मम्मी पापा ने बाहर जाने नहीं दिया, है ना। मम्मी पापा बाहर नहीं जाने दे रहे कि भाई बेटा बाहर नहीं जाना, बिगड़ जाओगे, है ना, सफ़ेद रत्ती पियोगे, है ना, या कुछ घूमोगे इधर उधर करोगे, पल्सर लेके घूमोगे,
है ना। तो यहाँ पे बोला कि घर में ही रहो बेटा, तो घर में एक ही जगह पर रह रहे हैं तो क्या कह दिए, संस्था। संस्था क्या होती है, इंस्टीट्यूट क्या होता है, एक ही जगह इंस्टीट्यूट होता है, याद करने के हिसाब से देखें। संस्था क्या होती है, जैसे ये मनकामेश्वरी है, मनकामेश्वरी जो हमारी इंस्टीट्यूट है भाई एक ही जगह लोकेटेड है। ऐसा तो नहीं कि उड़ के जा रहे हैं, हवा में चल रही है, कल को वहाँ हो जाएगी भाई, कल को सेठानी घाट पे लगेगी, है ना, परसों दिन वो पहाड़ी आदमगढ़ पे लग रही है ना, उड़ के थोड़ी जा रही है। तो एक ही जगह होती है संस्था, इंस्टीट्यूट एक ही जगह स्टैब्लिश होती है, कोई बिल्डिंग एक ही जगह होती है। तो संस्था क्या हो, एक ही जगह रहकर करने वाली गुप्तचर वाले को क्या कह दिए, संस्था कहते थे। ठीक है, वो जो जगह जगह घूमकर गुप्तचरी कर रहा है, आज यहाँ पे गुप्तचरी पता चला, कल को बोले कहाँ पाया गया, पता चला भोपाल में पाया गया, तो वो जो गुप्तचरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, इनको क्या कह दिया, संचार। संचार कैसा होता है, कम्युनिकेशन, एक से दूसरे के पास ही तो होता है, एक जगह से दूसरी जगह। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, है ना, फरवरी का जो त्यौहार आता है 7 से 14 वाला, है ना, जिनसे संचार की भावना पैदा होती है जिसमें, तो वहाँ पे जाते हैं, वो करते संचार, क्या करते हैं, एक से दूसरे के पास जा रहा है ना, एक से दूसरे के पास जा रहा है, तो क्या हो गया, संचार हो गया। तो उसको क्या याद करेंगे, भ्रमण कर रहा है, एक दूसरी जगह घूम के कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, सीधी बात है ना। चलिए हो गया, बड़ी हंसी आ गई नवरात्रि पे, हाँ, फरवरी वाले महीने से क्या बात है, बहुत बढ़िया रिलेट कर पा रहे हैं ना। चलिए अच्छा है, बढ़िया है। सरकारी भूमि गवर्नमेंट लैंड को, आज के समय में गवर्नमेंट लैंड को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सरकारी भूमि कहेंगे। आज के समय में सरकारी भूमि, लेकिन उस समय कहने जाओगे सीता। जो सरकारी लैंड होती थी, मतलब सरकार के पास, जो कि मौर्य शासन के अधीन थी, जो उसको क्या कह दिए, किसी व्यक्ति की नहीं, उसको कहते सीता की भूमि, सीता भूमि है ये, सीता भूमि। उसके डॉक्यूमेंट में सीता लिखा होगा, है ना। आज लिखने जाओगे सीता भूमि, तो किसी सीता की भूमि हो गई, कोई प्राइवेट भूमि हो गई, है ना। तो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा किए अच्छी खेती जिस भूमि पर हो जाती थी, आज भी है ना, कई बिना वर्षा किए, बिना वर्षा हुए, मतलब जहाँ पे वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो उस हमारे यहाँ कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, अच्छी ज़मीन कहेंगे, बढ़िया कमाऊ ज़मीन, अच्छी ज़मीन ये कहेंगे। कुछ भी भाषा में कह लेंगे गाँव में, अच्छी ज़मीन क्या कहेंगे, उपजाऊ तो जनरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, उपजाऊ ज़मीन कह लेंगे, या कह लेंगे जिसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ रही है और वो अच्छा प्रोडक्शन दे रही है ना। तो उसको यहाँ पर क्या कह दिया, अवैध मात्रक वर्ड यूज़ कर लिया उन्हें, अवैध मात्रक। भाई थोड़ा सा मौर्य पढ़ रहे ना, बहुत समय पहले उनको नहीं आता था, थोड़ा संस्कृत उस टाइप की प्राकृत भाषा, या कहें कि उस टाइप की लैंग्वेज चलती थी पुरानी वाली। हमारी लैंग्वेज अब हिंदी हो गई है, तो हम लोग उसको उपजाऊ कह रहे हैं। अब आज से आपको 2300 साल बाद कोई पढ़ेगा तो वो कुछ और पढ़ रहा होगा, तो क्या उपजाऊ बड़ा टफ वर्ड है ना, हमारे लिए सरल वर्ड है, ठीक है ना। तो अवैध मात्रक कहते थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम राजा, ये तो बाद में आना चाहिए था लेकिन मैंने आ गया, पहले ही आ गया, बृहदत्त आखिरी शासक। मौर्य शासन ने तकरीबन 137 साल तक शासन किया था, बहुत लंबा शासन किया, बहुत लंबा रूल किया मौर्य वंश ने। 137 बहुत बड़ा शासन होता है, रूल करना है। 137 साल रूल किया। जिसने एस्टैब्लिश कौन ने किया था मौर्य एम्पायर को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका बेटा बिंदुसार की बिंबिसार, बिंदुसार। उसका बेटा अशोक। हमने 3 राजाओं को देखा ना, हम लोग इनके 137 साल के पूरा इतिहास नहीं खोल के बैठ रहे, है ना, कि मौर्य बस मौर्य पे ही क्वेश्चन आएगा और कहीं नहीं आएगा, बस इसी को पढ़वा दो, ठीक है ना। तो अपन 3 राजाओं को मेनली देखेंगे, आपके बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। बृहदत्त का सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, लास्ट रूलर था अकेला। अब अशोक काल में भाई सोने के सिक्के भी होंगे, है ना, गोल्ड कॉइन कहते हैं आज के समय में, है ना, सोने के सिक्के होंगे। तो सोने के सिक्के को क्या कहते हैं, जनरली याद हो जाएगा, सुवर्ण। सुवर्ण तो ये होता है ना, हिंदी में प्योर में जाओगे सुवर्ण, हम लोग स्वर्ण कहते हैं, तो सुवर्ण या निष्क, उनको निष्क कहते थे वो लोग, ठीक है ना, निष्क कहते थे। चांदी के जो सिक्के थे उसे कहते थे काशार्पण। तांबे के सिक्के चलते थे उसे माशक कहते थे, माचक नहीं माशक, है ना, माशक कहते थे। सोने के सिक्के को क्या कह रहे हैं, सुवर्ण या क्या कह रहे हैं, सुवर्ण या निष्क कह रहे हैं। काशार्पण किसे कह रहे हैं, चांदी के सिक्के को, यह धारण कह रहे हैं। तांबे के सिक्के को माशक कह रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना भाई, ये याद कर लेना। चांदी के सिक्के को काशार्पण, तांबे के सिक्के को माशक। अंतिम राजा बृहदत्त। अच्छी खेती, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती जहाँ पे हो जाती थी उसको क्या कहते थे, अवैध मात्रक। उपजाऊ भूमि को क्या किया, अवैध मात्रक, है ना। सरकारी भूमि सीता भूमि, ठीक है। एक ही जगह रहकर गुप्तचरी कर रहा है तो संस्था क्या होती है, एक ही जगह होती ना,
वो जो जगह जगह घूम के कर रहा है वो संचार कह रहे हैं, ठीक है। मौर्य, अच्छा राजा है, राजा के पास में क्या होता है, राजा आज के समय में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मतलब जैसे मान लो किसी ने किसी की हत्या की है ना, हत्या की है, तो उसका फैसला कौन देगा, कोर्ट देगा, कोर्ट देगा, हमारे न्यायपालिका है वो देगी कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको सज़ा देंगे या हमारे राष्ट्रपति जी इनको सज़ा देंगे, नहीं ना, कोर्ट देगा हमारे यहाँ सज़ा, किसी ने कुछ किया है तो। लेकिन यहाँ पर राजाओं के समय ऐसा था ना कि राजा ने जो बोल दिया मतलब बोल दिए वाला काम चलता था, राजा का क्या माने, राजा का सब अंतिम निर्णय राजा का होता था, उसके अगेन कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर भी मौर्य काल में सम्राट जो होता था, मतलब जो राजा है मेन, वो आखिरी न्यायाधीश होता था। अभी आखिरी न्यायालय कौन सा है, सबसे लास्ट कोर्ट कौन सी है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होती है उसके ऊपर होती है हाई कोर्ट, सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपकी जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आ जाती है ना। तो आपके जिला न्यायालय के ऊपर कौन सी होती है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो हर राज्य में लगभग देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आप संतुष्ट नहीं है तो आप इसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर की होती है कोर्ट, क्लियर। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इसके सबसे ऊपर जो न्यायालय है, सबसे मेन बंदा, इसने कुछ कह दिया इसके खिलाफ कहीं नहीं जाओगे, हो गया खत्म, मतलब सम्राट ने कह दिया इसको टांगना तो टांगना है, सम्राट ने कह दिया छोड़ना तो छोड़ना है। तो सबसे लास्ट कौन है, अंतिम अपील किसके पास कर सकते हो, सम्राट के पास में। सबसे छोटा, अभी हमने देखा था ग्राम, सबसे प्रशासक सबसे छोटी इकाई, तो न्यायालय भी सबसे छोटा हो जाएगा वहाँ पे, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, ग्राम सभा जो है सबसे छोटा न्यायालय हो जाएगा। सबसे छोटा कोर्ट कौन सा है, ग्राम सभा। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों को बताया हुआ है, एक बताया है धर्मस्थी और एक होता है कंटक शोधक। धर्मस्थी मतलब दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट, सिविल समझते हो, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट क्या होती है, क्रिमिनल कोर्ट क्या होती है, मतलब सिविल केस क्या होते हैं, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले, अंतर पता है, नहीं पता होगा। सिविल मामले में जनरली जो आपके मामले जाते हैं, जैसे विवाह के, तलाक के मामले, तलाक के मामले हो गए, जमीन के लेन देन के मामले हो गए। देखना आप कभी जाओगे ना कोर्ट में, अब यहाँ पर होशंगाबाद में चीज लिखी होगी, एक जगह लिखी होगी सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा आपकी दीवानी न्यायालय, एक जिला न्यायालय लिखा होगा और एक लिखा होगा सत्र न्यायालय। दो प्रकार की कोर्ट होती है, एक दीवानी न्यायालय होती है और एक आपकी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय मतलब होती है क्रिमिनल कोर्ट, इसको जनरली इसको बोलते हैं। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल मामले, जहाँ पर कैसे मामले जाएंगे, तलाक के मामले, जमीन के लेन देन के मामले, वो सॉर्ट आउट होंगे यहाँ पर। उसका देखना वकील अलग, वो उसके जज भी अलग होते हैं। वैकेंसी निकलती है, सिविल जज की वैकेंसी निकलती है, सिविल जज, सिविल जज मतलब दीवानी मामले देखेगा वो, है ना, ठीक है। कंटक शोधक, नाम से अपने कंटक, कंटक नाम बता रहा है, खुद ब खुद खोसा किसी को मारा होगा, कंटक मारा होगा। और ये फौजदारी न्यायालय मतलब ये क्रिमिनल केस सॉल्व करेगी, क्लियर। दीवानी मामले फौजदारी मामले में अंतर समझ में आया। फौजदारी 18 तीर्थ हैं, आपको पढ़ लेना इसमें से, ये आपको उसमें मिल जाएगा आपको। पुरोहित, प्रशस्ता, सेनापति। सेनापति का क्या काम होता है, सेनापति क्या करता है, लीड करता है युद्ध को, है ना। तो युद्ध का विभाग का मंत्री हो गया। युवराज क्या होता है, युवराज सुनते हो ना, युवराज राजा का बेटा, तो राजा का उत्तराधिकारी, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, राजा का उत्तराधिकारी युवराज हो गया, ठीक है। समाहर्ता, सन्निधाता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो रट लेना भाई। राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री या राजस्व विभाग का प्रमुख कह लो। राजस्व विभाग मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना राजस्व विभाग का प्रमुख हो गया कौन, आपका समाहर्ता। और राजकीय कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी का सन्निधाता होता है, ठीक है। ये प्रतिष्ठा भी हमने देखा, फौजदारी न्यायालय, है ना। नायक, सेना का संचालन करने वाला, जनरली इनको याद कर। व्यवहारिक का भी देखा, दीवानी न्यायालय का देख लिया। दुर्गपाल, इसको याद कर लेना, ये सारे जो 18 तीर्थ ना, इनको बस इनको ही याद करना है, बाकी जो दूसरे वाले उनको नहीं करना है, क्लियर। वो भी तो राजस्व समान है, कौन नहीं, ये समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख हो गया, हेड ऑफ द जैसे हो गया। और सन्निधाता उसकी ट्रेजरी का जो है, राजकीय कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष मतलब जनरली होता है कि देखो तीन, जब आप एनजीओ वगैरह बनाते हो तो एक बनता है, एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष होता है। तो एक कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरी है उसका डिपार्टमेंट को, वो मतलब मेन आदमी है, ये विभाग का प्रमुख है, ये प्रमुख है, ये हेड है। और ये उसका कोषाध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग होते ना, वैसे ये है। तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष है और वो है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है वो, ठीक है ना। दोनों लगभग एक जैसे ही काम है, लेकिन ये है कि कोषाध्यक्ष है और वो विभाग का प्रधानमंत्री मतलब हेड है वो,
क्लियर? तो इनको याद कर लेना भाई एक बार, क्लियर? ये रहा। देखो कुछ प्रश्न है, थोड़ा सा कर ले। टाइम कितना हो गया? 10:05। कोई नहीं, बस फटाफट कर लेते, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अशोक के राजादेश को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था, मतलब किसने पढ़ा था? बताओ किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ए आंसर लगा दूं? ये पूछा था यूपीएससी प्री 2016 में पूछा था। जेम्स प्रिंसेप किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। खोजा किसने था? मैक्स मुलर। इसने कब पढ़ा था? 1837 एडी में पढ़ा था। उसने 1750 एडी में खोजा था पेंथलर ने, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज थे? मेगास्थनीज है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था, मतलब उस समय मौजूद था चंद्रगुप्त मौर्य, सही था ना? रूलर तो उस समय घनानंद था, लेकिन सिकंदर उसके समय मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था, ठीक है। यूनानी लेखकों ने अशोक के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किया, गलत। अशोक के लिए नहीं किया, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया था सेंड्रोकोट्स यूनानी लेखकों ने, तो तीसरा गलत है। कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। अशोक ने कलिंग युद्ध के अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद लड़ा? दिमाग लगाओ। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष। कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। अशोक ने राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की? लिखाया था मैंने आपको, 10वें वर्ष। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां बृहद शिलालेख, है ना? बृहद शिलालेख हो गया। अब हम लोग ऐसे ही करा करेंगे, हमारा जैसे कि कुछ टॉपिक मोर एम्पायर खत्म हो जाएगा, हो गया जैसे ये, तो कुछ डायनेस्टी या कुछ भी हमारा टॉपिक खत्म हुआ करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करेंगे, तो आपके वो दिमाग में उतर जाया करेगा। क्लियर? हो गया ये? चलिए तो मिलते हैं कल। ये तो देख ही लिया आपने, बराबर की पहाड़ी वाला ये, है ना? गुफाएँ थी, और ये आपको इसका दिखाया ही था, ये अशोक के अभिलेख थे, ये शिलालेख वगैरह लिखे हुए हैं। देखो किस लैंग्वेज में, आप पढ़ पा रहे हो क्या लैंग्वेज? नहीं पढ़ पा रहे हो। ये फिर डिसाइफ, हाँ चित्र दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज दिख रही है, अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। हैं वी कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वी दिख रहा है आपको? कहाँ दिख गया वी लिखा हुआ? मतलब क्या जेम्स में है? हिंदी वाला 4 दिख रहा है। हाँ तो कुछ कुछ मिलते होंगे, लेकिन सारे थोड़े वी, जैसे कि वी वाला हो गया तो वी मतलब ये थोड़ी कि अंग्रेज चले गए थे यहाँ। आई भी दिख रहा है, क्या बात है? कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो डब्बा दिख रहा है भाई, ये डिवाइडेड कर दिख रहा है। ये 4, ये वाला, ये बोल रहे हो? ये 4 दिख रहा है, दिख रहा है। आर उल्टा आर भी दिख रहा है, भाई भी दिख रहा है उल्टा। हो सकता है उसमें किसी और की बात कही हो, ये इनकी लिपि अलग थी भाई, तो इसको लिपि को वही पढ़ पाएगा जिसको जानता है, ठीक है ना? क्लियर जी? है ना? जिसने, अरे तो भाई पढ़ा है जब तो पता लगा हमको उन्होंने क्या कहा है। उनने पढ़ा ही नहीं है तो हमें पता कहाँ चलेगा कि कौन ने क्या पढ़ा है, ठीक है ना? अब जेम्स प्रिंसेप पढ़े जाएगी तो पढ़ लगा कि कलिंग के युद्ध हुए थे, सम्राट को अशोक को सम्राट कौन से इसमें कहा था? अशोक सम्राट जो वर्ड है वो कौन से अभिलेख से आया था निकल के? हमने देखे थे, बताए थे आपको। राजस्थान का भबरू, है ना? राजस्थान का भबरू अभिलेख। और अशोक को अशोक कौन से इसमें कहा था? अशोक कौन से इसमें कहा था? अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिल रहा था? 4 अभिलेख बताए थे ना? गुर्जरा, मास्की और नेटूर और उदयगोलम। गुर्जरा कहाँ है? एमपी। और तीनों कहाँ है? कर्नाटक। अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ से मिल रहा था? पुराणों में, कुरुक्षेत्र। महाभारत पहुंचा दी बेचारे को। कुछ भी मिला के दो। चलिए ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं कल।